हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 10 है। और अब जिन्हें भी नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके। तो भी यहाँ पे मैंने पहले से फ़ोल्डर को बना के रखा है, तो मैं यहाँ पर फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैंने एक एचटीएमएल की फ़ाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक भी कर दिया है। ओके? तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने लेक्चर 10 के लिए नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फंक्शंस होते क्या है। तो ये जो फंक्शन होते हैं ना, वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। और अब इसे हम यहाँ पर मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें यहाँ पर कोई ब्लॉक ऑफ कोड को रन ही करवाना है, तो यहाँ पर हम लूप को क्यों नहीं यूज़ करते? हमें यहाँ पर फंक्शन को यूज़ करने की क्यों ज़रूरत होती है? तो देखो, जब भी हम यहाँ पर लूप को यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम आगे कोड करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमें उस सेम टास्क को फिर से करने की ज़रूरत हुई, तो हमें क्या करना होगा कि फिर से यहाँ पर लूप को क्रिएट करना होगा। पर फंक्शन के केस में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर एक बार फंक्शन को क्रिएट कर दिया, उसके बाद उसे मल्टीपल बार यूज़ कर सकते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है ना, वो रीयूजेबल बनता है। इसके साथ हमारा कोड क्लियर बनता है और इसकी रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो इन सभी बेनिफिट्स के कारण हम यहाँ पर फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ओके? उसके बाद अब हम बात करते हैं फंक्शन के टाइप्स के बारे में। तो वैसे तो यहाँ पर इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, पर यहाँ पर हम डिफाइन को कंसीडर करें तो यहाँ पर इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो पहले से ही बना हुआ हो और हम उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारी प्रॉम्प्ट मेथड होती है, उसके बाद पॉप मेथड होती है, पुश मेथड होती है, अनशिफ्ट मेथड होती है, शिफ्ट मेथड होती है। तो मतलब कि ये जो हमारी मेथड्स होती है ना, वो और कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है, वो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन ही होते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब कि ऐसे फंक्शन जिसे हम यहाँ पर मैन्युअली क्रिएट करते हैं। ओके। अब देखो, यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ट्रेडिशनल फंक्शन। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर हमें फंक्शन कीवर्ड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर हमें जो भी टास्क को परफॉर्म करवाना है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू को पास करवा सकते हैं। जो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू को पास करते हैं उसे हम यहाँ पर कहते हैं पैरामीटर्स। हम यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर को पास करवा सकते हैं और अब हम इन पैरामीटर को यहाँ पर फंक्शन के अंदर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज भी कर सकते हैं। ओके। अब देखो, यहाँ पर पैरामीटर को बनाना नेसेसरी नहीं होता है। मतलब कि अगर हमें यहाँ पर पैरामीटर की जरूरत नहीं होती है तो हम यहाँ पर पैरामीटर को डिफाइन नहीं करते। ओके। जब हमें इसकी जरूरत होती है तभी हम यहाँ पर पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमारा ये जो फंक्शन है ना, इसे हम यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें फंक्शन कीवर्ड को यूज करना है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस बनाते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और अब इसके अंदर हमें जो भी टास्क को परफॉर्म करवाना है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। ओके। अब यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को क्रिएट किया है, तो यहाँ पर मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया है। तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कोई नाम नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कोई नाम नहीं है, तो उसे हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। ओके। अब उसके बाद जब भी हम यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि उसे डिफाइन करने के बाद हमें इसे कॉल भी करना होता है। अगर हम यहाँ पर इसे कॉल नहीं करते तो हमारा फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। मतलब कि जब भी हम यहाँ पर फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या करना होता है कि सिर्फ यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करने से काम नहीं होता है, उसे हमें यहाँ पर कॉल भी करना होता है। तभी यहाँ पर हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ओके। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करते हैं ना, तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है जिसका नाम है रिटर्न। तो अब ये ट्रेडिशनल फंक्शन को कैसे बनाते हैं, उसके बाद इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, फिर ये रिटर्न का कीवर्ड कैसे वर्क करता है, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं।
तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं logic.js के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम लिखता हूँ वेलकम। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर console.log बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक वेलकम नाम का फंक्शन बना रहे हैं और ये वेलकम नाम का फंक्शन क्या करेगा कि console.log के अंदर वेलकम को प्रिंट करवाएगा। ओके, तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया है पर यहाँ पर हमें फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें फंक्शन को कॉल भी करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कॉल हो गया है। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर कंसोल के अंदर वेलकम प्रिंट होके आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे फंक्शंस वर्क करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ सम। ओके, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर दो पैरामीटर को पास करता हूँ। एक का मैं नाम लिखता हूँ num1 और दूसरे का मैं नाम लिखता हूँ num2। ओके, और अब यहाँ पर मैं console.log बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ num1 प्लस num2। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है सम और इसके अंदर हमने यहाँ पर दो पैरामीटर को पास किया है num1 और num2। और हम क्या कर रहे हैं कि console.log करवा रहे हैं num1 प्लस num2। तो अब इस फंक्शन से क्या होगा कि हम यहाँ पर दो वैल्यू का सम निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम। अब देखो जब भी हम यहाँ पर कोई पैरामीटर वाला फंक्शन बनाते हैं तो जब हम उसे कॉल करते हैं तो उस टाइम पे हमें यहाँ पर पैरामीटर को भी डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं लिखता हूँ 10 और 20। ओके, तो अब इससे क्या होगा, ये मैंने पहले वैल्यू को लिखा है ना, तो ये हमारी num1 के अंदर स्टोर होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी ना ये हमारी num2 के अंदर स्टोर होगी और ये जो दोनों वैल्यू होगी ना ये हमारी फंक्शन के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि console.log करवा रहे हैं num1 और num2 को। तो अब इसके आउटपुट में यहाँ पर हमें 10 और 20 का यहाँ पर सम देखने को मिलेगा। तो इसका आउटपुट यहाँ पर हमें 30 देखने को मिलेगा। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 30 प्रिंट होके आ रहा है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैं सम को कॉल करवा रहा हूँ ना, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ पहले। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ का मैं नाम लिखता हूँ n और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करवाता हूँ। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 30 दिखाई दे रहा है पर अब हमने यहाँ पर n नाम का वेरिएबल बनाया है। तो मैं यहाँ पर n नाम के वेरिएबल की वैल्यू देखूंगा तो देखो यहाँ पर मैं अनडिफाइन आ रहा है पर यहाँ पर तो हमने n के अंदर फंक्शन को कॉल करवाया था और उसका आउटपुट यहाँ पर 30 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे n की वैल्यू यहाँ पर 30 होनी चाहिए पर फिर भी यहाँ पर अनडिफाइन क्यों आ रहा है। तो देखो अब इसका रीजन क्या है कि हमने यहाँ पर रिटर्न नाम के कीवर्ड को यूज नहीं किया है। जब हम यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड को यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारी जो वैल्यू होती है ना उसे यहाँ पर फंक्शन के अंदर बेचता है और एक टाइप से उसे स्टोर करता है। और अगर हम उसे कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले मैं यहाँ पर रिटर्न लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसे निकाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न। ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैं जो भी टास्क को परफॉर्म करवाना है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ num1 प्लस num2। ओके, तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी ना ये हमारे n नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू आ रही है 30। तो इस हिसाब से रिटर्न का कीवर्ड वर्क करता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक अनोनिमस फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर दो पैरामीटर को पास करता हूँ n1 और n2। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ n1 माइनस n2। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को क्रिएट किया है तो अब इसे मैं यहाँ पर इमीडिएटली एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ तो उसे हम यहाँ पर IIFE को यूज करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। IIFE का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ये क्या करता है कि हमारा जो फंक्शन होता है ना उसे डिफाइन करने के साथ इमीडिएटली यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो अब यहाँ पर IIFE को यूज करने के लिए हमें क्या करना है कि हमने जो भी फंक्शन को डिफाइन किया है उसे हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है।
उसके बाद यहाँ पर हमें एक और पैरेंथेसिस बनाने हैं। तो अब ये हमारा IIFE में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे यहाँ पर ये जो फंक्शन बना है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर फंक्शन को पास कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और पैरेंथेसिस बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर दो पैरामीटर को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 50 और 25। ओके, तो अब ये जो 50 होगा ना, ये हमारे N1 के अंदर स्टोर हो जाएगा और जो 25 होगा ना, ये हमारे N2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं M को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखो यहाँ पर M की वैल्यू 25 आ रही है। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उसे इमीडिएटली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर IIFE को यूज करते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं एरो फंक्शन के बारे में। अब ये जो एरो फंक्शन है ना, ये फंक्शन को क्रिएट करने का एक मॉडर्न तरीका है। अब इसके सिंटैक्स की बात करें तो हमें क्या करना होता है कि पहले हम यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम पैरामीटर्स बनाते हैं और अब नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पैरामीटर को पास करते हैं। अगर हमें इसकी ज़रूरत है तो हम उसे पास करते हैं, अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे नहीं पास करते। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें इक्वल और ग्रेटर देन का साइन बनाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और अब इसके द्वारा हमें जो भी टास्क को परफॉर्म करवाना है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, अब ये जो हमारा एरो फंक्शन है ना, उसे हम यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन की तरह भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाने हैं, उसके बाद यहाँ पर हमें इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन बनाना है, उसके बाद यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और अब उसके अंदर हमें जो भी टास्क को परफॉर्म करवाना है उसे हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एरो फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसे एग्जीक्यूट करने का तरीका सेम ही होता है। हमें क्या करना है कि पहले इसे डिफाइन करना है, उसके बाद हमें इसे कॉल करना है। कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम पैरेंथेसिस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर मैं एरो फंक्शन को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट मल्टी इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर दो पैरामीटर को पास करता हूँ, M1 और M2 को। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर मैं इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन बनाता हूँ। अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ M1 क्रॉस M2। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन बना रहे हैं जो क्या करेगा कि यहाँ पर दो पैरामीटर लेगा M1 और M2 और इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। ओके, अब देखो जब भी हमें यहाँ पर एरो फंक्शन को कॉल करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो भी वेरिएबल का नाम लिखा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट ans इक्वल टू, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टी और इसके अंदर मैं यहाँ पर दो पैरामीटर को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 और 20। ओके, तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ans। तो देखो यहाँ पर मैं आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एरो फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कॉल बैक फंक्शन के बारे में। तो कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के पैरामीटर में पास हो। पैरामीटर को यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास हो, तो उसे हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। अब देखो ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, तो ये सब था हमारे फंक्शंस के बारे में। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जीएस का लेक्चर 10 है, तो वहाँ पर आपको जीएस लेक्चर 10 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे।
अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फ़ोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फ़ाइल होती है ना वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फ़ाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फ़ाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाले नोट्स की, तो इसे मैं हमारे वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन में ऐड कर दूँगा। तो आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। ओके? सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।